सुनील शुक्ला साहब, एक तो मैं एक सूचना दर्शकों को बता दूं कि एक सूचना में उसका कोई इस केस से लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है आज। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के सक्सेना साहब हैं, उन्होंने 1100 पेड़ कटवाए थे और वो उसके लिए जस्टिस ओका जो थे उनको 4 बार बस वार्निंग दे चुके हैं, उनको कंटेम्प्ट भी इशू कर चुके हैं, लेकिन वो तो भाई लाट साहब हैं, तो लाट साहब ने उनकी सुनी ही नहीं। 31 जुलाई लास्ट टाइम दिया गया था। डीडीए के चेयरमैन के तौर पे उनका, क्योंकि एक फंक्शन डीडीए का चेयरमैन है, उन्होंने 1100 पेड़ कटवा दिए फरवरी में। अब वो इधर उधर घूम रहे हैं, डीडीए जो कागज दे रहा है वो घुमा फिरा के फज करके, मतलब वो घुमा फिरा रहा है, कैसे कहें कि ये भाई साहब हैं इन्वॉल्व। अच्छी खबर यह है कि कल सीजीआई ने उस केस को अपने यहां ले लिया और कल वो सुबह से सुनेंगे। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि भाई ये जो इतने छोटे छोटे केसेस है। मैं एक और चीज कह के सुनील जी, जस्टिस गवई ने ये भी कहा, कल राजू साहब कह रहे थे और सुन लीजिए, उन्होंने कहा जो आप बेल के केसेस यहां कर रहे हैं तो दिन भर सुप्रीम कोर्ट में फिर 2 ही बेल दिन भर सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का काम अब बेल देना रह गया है, क्योंकि बाकी नीचे की कोर्टें काम नहीं कर रही हैं, तो उस पर भी उन्होंने आपत्ति की थी। मैं जरा सुनील जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट इतने केसेस में और वो जो दे रहा है नजीर बन रही है, भाई वो ऑर्डर लिखवा रहा है, ऑर्डर में सारी चीजें लिख रहा है, क्या क्या है, तो और ये भी साफ हो रहा है कि केवल पॉलिटिकल ओपोनेंट जो हैं उस वर्ग विशेष को ही, जो सत्ता पक्ष है वो उनको टारगेट कर रहा है। तो क्या जो मैं आज का जो विषय है कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इन सब नजीरों से ये साइटेशन सब बन रहे हैं, अब पीएमएलए केस का जो एक बार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल को बहुत आसान किया था, उसने कहा था आप ऐसे ही किसी को नहीं रख सकते हैं, जो बाद में केंद्र सरकार ने फिर से कानून बना के इसको सब चेंज कर दिया कि नहीं हम किसी को भी बिना बेल के रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स से ये नजीर बनेगा और पीएमएलए केस का जो मेन डर है कि वो बिना ट्रायल आपको अंदर रखे हुए हैं हम चार्जशीट, उस पर थोड़ी कमी आएगी, उसमें थोड़ी रोक लगेगी? सुनील भाई साहब। धन्यवाद आनंद जी। कमी तो कोई नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता चला रहा है, क्या उसमें कोई कमी आई आपको? मनीष सिसोदिया को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उसके आधार पे तो ईडी को विरोध ही नहीं करना चाहिए था कविता के बेल का, फिर भी वो बोलते रहे राजू साहब। और राजू साहब जब बोलते रहे, उन्होंने कहा कि आप जितनी बार विरोध करेंगे उतनी ही बार मैं ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा, जो मेरी पूरे गिरफ्तारी मामले के पर मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो भी दर्ज किए जाएंगे। तो वो चुप हुए। आप याद कीजिए, इसी तरह के एक बिल का विरोध जब किया था तो उन्होंने कहा कि अगर आप विरोध करेंगे तो मैं इस मामले की मिनट पे मैं टिप्पणी करूंगा। राजू साहब चुप हो गए। अगर आप न्यायालयों के, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का अगर आप ध्यान रखें, तब तो इनको किसी मामले पे विरोध करना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्यायालय में जाकर कहना चाहिए सबको छोड़ दीजिए, हम अब जांच कर लेंगे, उसके बाद ट्रायल में इनको बुलाया जाएगा। और आप छोड़ दिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट न्यायबिंदु ने जो आदेश दिया था अरविंद केजरीवाल के बारे में, आप उस टिप्पणी को ही आप पढ़ लीजिए। वो अपने आदेश, ये भी कोई अपने ऑब्जर्वेशन नहीं है, उनके आदेश का पार्ट है। उन्होंने जब जिस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, और उसी आदेश को पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की हाईकोर्ट के ऊपर कि अब उनके संज्ञान में पहली बार आ रहा है कि किसी कोर्ट का किसी जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट स्टे लगा दे। कितनी बातें हुई थी कि जो जस्टिस न्याय बिंदु के आदेश भी उपलब्ध नहीं थे उनके पास, मतलब उसकी कॉपी भी, हार्ड कॉपी नहीं मौजूद थी, बावजूद इसके ट्रायल को हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अगर आप न्यायालयों की टिप्पणियों, ऑब्जर्वेशंस, जमानत देते समय दिए गए आदेश अगर आप ध्यान रखिए, तब तो कोई बात ही नहीं बननी चाहिए। लेकिन जितने भी आदेश हुए हैं, आप देखिए, जितने झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जब जमानत दी तो क्या टिप्पणी की, भाई इनके खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है, आप क्यों पकड़ लिया आपने इनको, क्या बंद कर दिया इन्होंने? दरअसल यह कोई न्याय दिलाने के लिए, किसी भ्रष्टाचार के मामले का पर्दाफाश करने के लिए, अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए, काला धन की रिकवरी के लिए, ये सब कोई मामले नहीं हो रहा है।
यह केवल और केवल जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको प्रक्रिया में उलझा करके सजा दिलाने की एक कोशिश है। क्या ये प्रक्रिया में उलझना अपने आप में सजा है? और ये न्यायालय भी कर चुका है। आप सोचिए 5 महीना कविता जेल में रही। आप जांच कीजिए, जांच करने के बाद साक्ष्य बटोर लीजिए, उसके बाद आप जेल में डाल दीजिए, ट्रायल कराइए उनका। यह एक सामान्य सा जो किसी भी सिविल सोसाइटी में न्यायिक प्रक्रिया का अंग होना चाहिए, तो आप करते नहीं है। मुकदमा दर्ज किया, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद आपको जमानत में महीनों लग जाएंगे। आप देखिए कितने मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया जी 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, और जब जमानत हाईकोर्ट 17 महीना 17 महीना 17 महीना बताइए, लगभग 2 साल, 1.5 साल से ज्यादा। अब आप एक क्या मान, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट बेल देता है तो कहता है कि साहब इनके खिलाफ तो कोई आपके पास साक्षी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आप बेल का विरोध करेंगे तो मैं पूरे मामले पर टिप्पणी करूंगा, तो आप चुप हो जाते हैं। आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए ना। जैसे अगर पीएमएलए कोर्ट में कानून में नियम है कि अगर न्यायालय सहमत हो, कन्विंस हो, तो न्यायालय को आप कन्विंस कीजिए कि साहब आप बिल्कुल मत कन्विंस होइए, जमानत लायक मामला नहीं है, ये हमारे पास साक्ष्य है। साक्ष्य तो आप देते नहीं है। अब तक जितने मामले हुए हैं किसी में साक्ष्य नहीं दे पाए। संजय राउत को उन्होंने गिरफ्तार किया, क्या हुआ? जब जमानत मुंबई हाई कोर्ट ने दिया तो केवल आप उलझा के तो रखा आपने कि ट्रायल कोर्ट से जमानत होनी नहीं है, सेशन कोर्ट से जमानत होनी नहीं है, इसमें पूरी प्रक्रिया लगेगी, महीना 2 महीने 4 महीना आप जेल में रह लेंगे। तो या तो आप अनिल देशमुख की जो जमानत थी उसको भी आप देख लीजिए, क्या गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। और यह भी साफ साफ है कि या तो हम और आप ऑब्जर्वेशन निकाल लें या प्रमाणित रूप से मान लें कि सत्तारूढ़ दल में वही लोग हैं जिनका भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, सत्तारूढ़ दल में वही विभिन्न पदों पे शोभायमान है जो कभी भी अपराध नहीं किए हुए हैं। या तो आप ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए या यह मानिए कि सरकार से उनको संरक्षण प्राप्त है। अगर आपका कार्य करने का यह रवैया है तो फिर तो भ्रष्टाचार से तो नहीं लड़ रहे हैं, काले धन की वसूली तो आप नहीं कर रहे हैं। कितना काला धन ले आया, कौन से काले धन की आपने बरामदगी कर ली? काले धन को पर्दाफाश करने के लिए आपने नोटबंदी की, कितना काला धन आ गया नोटबंदी की वजह से? तो वजह कुछ नहीं है। पीएमएलए कोर्ट जिस मकसद से आपने बनाया था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामले है, और पकड़ लेते हैं विरोधियों को। आप मतलब मैं सीवी पांडे साहब तो विद्वान व्यक्ति हैं, मैं एक सामान्य रूप से मैं कहता हूं कि सरकार के नीतिगत फैसलों को आपराधिक मामला कैसे बनाया जा सकता है। एक साइज का एक नीतिगत फैसला उन्होंने लिया कि साहब हम नहीं शराब बेचेंगे, वो शराब बेचेंगे, वो शराब नहीं बेचेंगे, वो शराब बेचेंगे। ये एक नीतिगत फैसला है। उस नीतिगत फैसले को आप एक अपराधी मुकदमा कैसे बना लेंगे? उसको क्रियान्वित करने में हो सकता है कि किसी ने भ्रष्टाचार में शामिल हो गया, लेकिन और वो भी जो आपने पॉलिसी बनाई उसको आपने रद्द कर दिया, उसकी आपने जांच कराई। मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, आपका मनी ट्रेल बताइए कहाँ है? अगर आप अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं और उन्होंने पैसा लिया, पैसा गोवा के चुनाव में खर्च किया, ये हुआ वो हुआ, जितनी बातें आप कर रहे हैं, इस कहानी का मनी ट्रेल तो बताइए कि पैसा है कहाँ? मनीष सिसोदिया के मामले में यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मनी ट्रेल आपके पास है ही नहीं है, केवल एक नई कहानी बना करके है। ये अच्छे किस्सा सुनाने वाले अच्छे लोग हैं। और आप दूसरे कि आप कहां किसी को इस मामले का पर्दाफाश कर रहे हैं। अगर किसी मामले आपके संदेह पे तो नियत ऐसे भी हो जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में जमानत देती है, सीबीआई उनको पकड़ लेती है। यह तरीका तो नहीं है, यह न्याय करने का तरीका तो नहीं है। कम से कम ये तो उत्पीड़न का तरीका हो सकता है। आप किसी मामले का पर्दाफाश नहीं करना चाहते, आप अपने विरोधियों का, आपसे असहमत होने वाले लोगों को आप जेल में डालना चाहते हैं। क्यों? और अभी तक आप क्या कहते थे लोग इनके कि साहब कोई ना कोई कारण तो है इसलिए तो जमानत नहीं हो रही है। जमानत क्यों नहीं हो रही है विवाद समझ में सबके आ गई। ये बड़ा भारी तर्क था बीजेपी के समर्थकों का कि अगर कोई मामला नहीं होता, अगर इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होते, अगर ये भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते तो ठीक है, चलिए सरकार तो इनको नहीं जेल से बाहर निकलने दे रही है, न्यायालय को नहीं निकलने दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आए समझ में आ गए क्यों जमानत नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में सामान्य टिप्पणियां थोड़ी की। गुजरात हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पूरे जुडिशियल सिस्टम पर क्या कहा कि न्यायालय जमानत दे ही नहीं रहे हैं और भीड़ बढ़ती चली जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पास।
आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां ही बनती जा रही है ना। तो ये हालत है कि आप, और है क्या, जो कुछ मामले भी आ रहे हैं जिसमें माननीय न्यायाधीश लोग कल अवकाश ग्रहण करते हैं और अगले दिन चुनाव लड़ने चले जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा संपर्क बना रहा अपने कार्यकाल के दौरान। तमाम स्थितियां आपके सामने आ रही है। न्यायिक प्रक्रिया का भी किस तरीके से दुरुपयोग किया गया कि सजा न मिले, लंबे समय तक लोग जेल में रहें, उनके खिलाफ भ्रष्ट होने का एक परसेप्शन बनाया जाए, एक नैरेटिव बनाया जाए, एक पॉलिटिकल वितंडावाद खड़ा किया जाए। और सवाल केवल यही है कि अगर न्यायालय की टिप्पणियों से यह चीजें रुकनी होती तो अब तक बाढ़ आ जाती, न्यायालय में एप्लीकेशन दे देती ईडी और सीबीआई कि साहब सबको छोड़ दीजिए, हम बाद में ले आएंगे आपके पास जांच करके, जब पुख्ता सबूत लाएंगे तब आप इनको ट्रायल कोर्ट से जेल भेजिएगा। कोई किसी को नहीं रोक सकते साक्ष्यों के आधार पर। किसी के पास आप जितनी बातें कहते हैं, जितनी सब एक तरफा बातें हैं, और आप उनको पढ़ लीजिए तो आपको अपने आप कंट्राडिक्शन समझ में आ जाएगा कि साक्ष्य किसी के मामले में नहीं है। जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछ लूं सुनील जी, आपको कभी कभी नहीं लगता इतने पुराने करोड़ों केस पड़े हैं, बताया जाता है कि हमारे पास अदालतें नहीं हैं और जो आता है वही ज्ञान देता है, जो भी चीफ जस्टिस आता है वो एक अपना बताता है कि ऐसे करेंगे और ये कर देंगे, लेकिन वो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको बस मैं एक लाइन में, क्योंकि सबसे इस चीज पे कंक्लूड कर लूं, अब इस देश में कानून केवल पैसे वालों के लिए है, बाकी जो जिसके पास पैसा नहीं है वो तो मरे। तो ये कोई शोध का विषय नहीं है आनंद जी। आप जेलों में चले जाइए, आप देख लीजिए कि किस आर्थिक स्तर के लोग जेलों में बंद हैं, जो वकील नहीं कर सकते, न्यायालय में जा नहीं सकते। अभी पांडे जी ने कहा ना कि कितनी बार आपने अरविंद केजरीवाल के मुकदमे को सुन लिया, अर्णव गोस्वामी का मुकदमा आपने आधी रात को सुन लिया, तब तो आपने नहीं कहा था कि साहब आप जाइए पहले ट्रायल कोर्ट। ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है। अगर आप सक्षम हैं, बड़ा वकील जिसका फेस वैल्यू है, वो खड़ा होकर के कोर्ट के सामने मेंशन कर लेता, आपकी बात सुन ली जाती है। नहीं मेंशन करता, रूटीन में आप आते हैं तो उनका मुकदमा ही नहीं ले गया। फिर आएगा अगर साहब इतने मुकदमे पेंडिंग है, इतने मुकदमे पेंडिंग है, तो उस क्या कितने साल पहले अरविंद केजरीवाल साहब का मुकदमा दाखिल हुआ था? उसके पहले क्या बेल के मुकदमे नहीं दाखिल है? लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं है, बड़ा वकील कहने वाला नहीं है। तो ये कोई ऐसा नहीं रह गया कि इसको आप शोध करें। अगर आप साधन संपन्न नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति वो नहीं है, आप जुडिशियल प्रोसेस के खर्चे को नहीं उठा सकते, बड़े अधिवक्ताओं को अपने साथ आप इंगेज नहीं कर सकते, कोई मान्य मतलब नहीं है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अधीन चीजें शुरू की हैं, निःशुल्क न्याय सहायता, अरे कहाँ है वो? आप तमाम विधि विश्वविद्यालयों को, तमाम लॉ कॉलेजेस को दबाव डालते हैं कि साहब वहां पे आप सहायता प्रकोष्ठ खोलिए। क्या कर लेंगे खोल करके? बोल लेते हैं आपका, लेकिन आप होता बनती स्थिति क्या है? क्या सेशन जज जमानत नहीं देता, छोड़ देता है जिसको चाह? अच्छा, वो विवेक का विषय है, जमानत पे तो कोई तर्क नहीं हो सकता ना, वो तो उसका अपना विवेक है, देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और ये जो बात हो रही कि न्यायालय क्यों टिप्पणी करता है कि हम कोर्ट की मेरिट पर टिप्पणी करें, जब विरोध करने वाला वकील कहता है कि साहब मेरिट यही है, तब वो कहता है कि मैं ऐसा करें। अन्यथा तो आप उसी के आधार पर जो खामियां होती हैं जांच की, जो आरोपी के खिलाफ खामी, उसकी बात करता है वो। तो ये बहुत सामान्य स्थिति है कि अगर आपके पास संसाधन है तभी आप, संसाधन में मुकदमा छोड़ दीजिए, आपके पास संसाधन है तो आपके खेत की खतरा खतौनी मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं।